कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी के गुरु, जी हाँ, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। हम उनके बायोग्राफी को यानी जीवन परिचय को देखेंगे, उनके कुछ विचारों को देखेंगे। लेकिन उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वे जो दुख, अभाव, समस्याएं जब उनके सामने आती है तो वे टूट जाते हैं, वे बिखर जाते हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं साधारण लोग, कॉमन पीपल। लेकिन एक दूसरी श्रेणी भी है लोगों की जिनके सामने भी समस्याएं आती हैं, जिनके ऊपर भी दुखों के पहाड़ टूटते हैं, जिनके साथ भी अभाव के क्षण आते हैं, लेकिन वे इस दुख में सोने की तरह तप करके निखरते हैं, बिखरते नहीं हैं। और इनको हम कहते हैं क्या? असाधारण व्यक्ति। और गोपाल कृष्ण गोखले ऐसे ही एक असाधारण व्यक्ति थे जो एक किसान के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक विशेष विभूति के रूप में उनका समापन होता है। लेकिन आइए देखते हैं उनके जीवन को। और जब जीवन की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है उनके जन्म की। तो उनका जन्म होता है, ये मई चल भी रहा है, 9 मई 1866। 9 मई 1866 को इनका जन्म होता है रत्नागिरी, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और जो जिस गांव में इनका जन्म होता है उसका नाम है कोटलक। और यह इनके नाना का घर था। दूसरी बात है कि जो इनके पिता है, और मैं एक बार आपको बता चुका हूं कि जब हम महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ें, विभूति के बारे में पढ़ें और अचानक आपको उनके पिता का नाम न ध्यान हो तो उनके नाम में ही अक्सर उनके पिता का नाम होता है। क्यों? क्योंकि वहां परंपरा है पिता के नाम को इंक्लूड करने की। तो गोपाल कृष्ण गोखले, इस नाम का मतलब है कि उनके पिता का नाम क्या था? कृष्ण था, यानी कृष्ण राव गोखले। और उनकी जो माता थी उनका नाम था बालूबाई। लेकिन मैंने कहा था ना कि इनका जो शुरुआती जीवन था वो बड़ा कठिन था। एक तो इनके पिता किसान, और दूसरे जब ये 13 साल के हुए तो इनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जैसा तिलक के साथ हुआ था, इनका लालन पोषण भी, इनका पालन पोषण भी किसने किया? इनके चाचा ने किया। और बाद में इनके भाई थे गोविंद कृष्ण गोखले, उनकी नौकरी लग गई तो इनका जीवन थोड़ा सा संभला और ये पढ़ाई लिखाई करने में सक्षम हुए। तो बड़े भाई और चाचा ने मिलकर के गोपाल कृष्ण गोखले को आगे बढ़ाया। और आगे क्यों बढ़ाया? आगे इसलिए बढ़ाया, आगे बढ़ाने का मतलब शिक्षा से, पैसे से नहीं। पैसा तो साधन है, क्योंकि भले ही इनके पास आर्थिक अभाव था, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले की बुद्धि बहुत प्रखर थी। और इस चीज को इनके परिवार ने समझा, इनके भाई और चाचा जी ने समझा और यह तय किया कि नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ाते जाना है। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि केवल किसी के कहने से कोई पढ़ता नहीं। अपने में भी यह बात आप पर भी लागू होती है, मेरे पर भी लागू होती है कि आप में भी लगन होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए। और गोपाल कृष्ण गोखले में वो पैशन था। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि केरोसिन ऑयल बचाने के लिए ये रात में और सड़क के किनारे जो बिजली का खंभा होता था उसके नीचे बैठ करके पढ़ते थे। तो सोचिए, हम लोग झगड़ते हैं कि नहीं, लकड़ी वाली कुर्सी नहीं, हमको तो गद्देदार कुर्सी चाहिए तभी हम पढ़ेंगे, हमें तो टेबल कुर्सी चाहिए तभी हम पढ़ेंगे, हमें एसी लगवा दो, बहुत गर्मी हो रही। गोपाल कृष्ण गोखले सड़क पे खंभे के नीचे
बैठ करके पढ़ते हैं। और जो पूना का दक्कन कॉलेज था, दक्कन कॉलेज पूना, और एल्फिंस्टन कॉलेज, से इन्होंने 1884 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ये पढ़ने में इतने तेज थे, इतने ब्रिलियंट थे कि यदि ये चाहते तो इंडियन सिविल सर्विसेज, जिन्हें उस समय आईसीएस कहा जाता था, ये आईसीएस अटेम्प्ट कर सकते थे। इवन ये इंजीनियर भी बन सकते थे, लेकिन इन्होंने ये कोशिश नहीं की। इन्होंने जो अपने गुरु से सीखा था वह यह कि देश सेवा करनी है, और देश सेवा के लिए इन्होंने क्या बनना स्वीकार किया? इन्होंने स्वीकार किया शिक्षक बनना, कि हम शिक्षक बन करके इस समाज को जागृत करेंगे और जो बुराइयां हैं सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, उसको दूर करके एक पवित्र, एक बेहतर देशभक्ति की भावना हम लोगों में लाएंगे, ताकि भारतीयों का उद्धार। और इस क्रम में ये 1886 में बीए कब कर रहे हैं? 84 में। ये किससे जुड़े? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े। और 4 साल बाद 1890 में एक पुणे में संस्था स्थापित होती है, जिसका नाम है पूना सार्वजनिक सभा। ये इनके गुरु कौन थे इनके? गोविंद राणा डे। ये क्या थे? ये गुरु थे। तो इन्होंने ये संगठन स्थापित किया था। तो 1890 में ये पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े, क्योंकि इनके गुरु की संस्था थी। लेकिन इस चीज ने एक विवाद को जन्म दिया, और यह विवाद किसके बीच हुआ? तिलक और गोखले के बीच। तिलक का ये कहना था कि जो व्यक्ति 1886 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के आजीवन सदस्य के रूप में जुड़ा है, आजीवन सदस्यता ली है जिसने, उसको अपनी पूरी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में लगानी चाहिए। लेकिन गोखले क्या कर रहे थे? गोखले उसके साथ साथ पूना सार्वजनिक सभा को भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इस विवाद पर जो संबंधित सोसाइटी से उसके लोग इकट्ठे हुए तो पाया गया कि नहीं, ये तो जो संविधान है दक्कन सोसाइटी का उसके खिलाफ है। लेकिन ये समस्या तिलक के साथ भी थी। तिलक भी इसके सदस्य थे, लेकिन वो केसरी का संपादन कर रहे थे। तो दोनों पर आरोप लागू हुआ, और तिलक ने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया। लेकिन गोखले ने त्याग पत्र नहीं दिया, और इस कारण से तिलक लगातार उनकी आलोचना करते रहे। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन गोखले की आलोचना करते रहे। और 1886 में आके 1896 में सारे गोखले अंत में क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। त्याग पत्र देने के बाद गोखले कहाँ चले गए? ब्रिटेन गए, और वहां पे उन्होंने एक वेल्बी कमीशन था, उसके समक्ष उपस्थित थे। अब यहां से सवाल बनता है, ये पूछा जा सकता है कि वेल्बी कमीशन के समक्ष गोखले कब उपस्थित हुए? 1897 में। कहां उपस्थित हुए? ब्रिटेन में, यानी कि भारत में नहीं। लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह यह, ये जो वेल्बी कमीशन था यह किससे संबंधित था? तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि यह भारतीय वित्त से संबंधित था, यानी इंडियन फाइनेंस से संबंधित था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आता रहता है।
1898 में ये पूना नगर पालिका के सदस्य बने। 1899 में विधान परिषद मुंबई के सदस्य बने। 1902 में ये केंद्रीय विधान परिषद उसमें नॉमिनेट हुए और शासकीय सदस्य के रूप में। तब ये फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया फर्ग्यूसन कॉलेज से। फिर 12 जून 1905 को इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित की। ये सवाल में पूछता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की? तो गोखले ने स्थापित की। कब स्थापित किया? तो 12 जून 1905 को। और 1905 में ही जो बनारस का अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुए? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो आप देख रहे हैं कि एक किसान के पुत्र के रूप में ये कहां तक पहुंचे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पहुंचे। और इन्होंने जो केंद्रीय विधान परिषद और विधान परिषद मुंबई या पूना नगर पालिका के सदस्य के रूप में इन्होंने जो सेवाएं दी, और ये कर्जन के काल में थे, तो कर्जन इनसे बहुत प्रभावित था। वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया। कर्जन ये कहता था कि दुनिया में कहीं भी उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसमें इतनी संसदीय प्रतिभा हो। ये गोखले थे जो 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन 1905 में आप जानते हैं 16 अक्टूबर को क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। और किसने किया? वही कर्जन ने किया। और इस विभाजन का गोखले विरोध करते हैं, लेकिन उस विरोध के बावजूद एक प्रतिनिधिमंडल बना था जो इंग्लैंड गया, उसके साथ थे। लेकिन कर्जन तो कर्जन, और अंग्रेज अपने मन की करते थे जो उनको लगता था। उनको लगा कि हिंदुओं मुसलमानों में फूट डालनी है तो बंगाल को बांट दो। और उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन इसके बावजूद गोखले के दिमाग में अंग्रेजों के प्रति जो अच्छी भावना थी, जो मोह था, वह भंग नहीं हुआ। तो अब इसी बैकग्राउंड में हम देखेंगे कि गोखले के कुछ प्रमुख विचार क्या है, क्योंकि उसको जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो यही हो गई कि बंगाल विभाजन का विरोध, इन्होंने विरोध किया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इनका मोह भंग नहीं हुआ और ये ब्रिटिश शासन की अच्छाई में विश्वास करते रहे। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनके ऊपर 3 लोगों का बड़ा प्रभाव था। एक तो दादा भाई, दूसरा फिरोज शाह मेहता, और तीसरा इनके गुरु जो थे राणा देव। ये सब ये मानते थे कि जो ब्रिटेन है उसका शासन भारत के हित में है। ब्रिटिश शासन एक प्रकार का वरदान है। तो गोखले भी उसी विचारधारा के थे। ये उदारवादी विचारधारा के, नरम दल के थे, गरम दल नहीं हो। तिलक वाला जो पाल लाल का ग्रुप था उसमें नहीं थे। तो इन्होंने ब्रिटिश शासन की अच्छाई को एक्सेप्ट किया। और एक चीज और इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश हैं, कुछ लोग कहते थे ना, ये क्या है? इन्वेडर्स है, आक्रांता। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश आक्रांता नहीं है। क्यों आक्रांता नहीं है?
इसलिए आक्रांता नहीं है, क्योंकि वे आक्रांता के रूप में, सैनिक के रूप में नहीं आए। गोखले का कहना था कि वो तो व्यापारी के रूप में आए, उन्होंने देश पर आक्रमण नहीं किया था, अनुमति लेकर के व्यापार शुरू किया था। और दूसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिस पे आपको गौर करना चाहिए, इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने ऐसा कोई युद्ध नहीं लड़ा जिसमें केवल ब्रिटिश रहे हों। सारे युद्धों में भारतीय सैनिक साथ थे। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो सैनिक था, जो सैनिकों का अनुपात था, और क्या था, 1:5 था। ये 5 क्या थे, इंडियन थे, एक क्या थे, ब्रिटिश थे। यानी एक सैनिक यदि ब्रिटेन का है तो 5 सैनिक किसके होते थे, इंडियन। सारी लड़ाई उन्होंने हमको भर्ती किया, हमसे लड़ाई लड़वाई और हमको ही गुलाम बना दिया। ये ट्रेजेडी है। लेकिन गोखले कहते हैं कि वे आक्रांता नहीं थे। फिर जीते कैसे? तो उन्होंने कहा उनके पास 3 चीजें थी, संगठन, शासन और एक चीज और कहते हैं देशभक्ति। और इसके आगे विशेषण जोड़ते हैं उच्चतर। अंग्रेजों के पास एक उच्चतर ऑर्गेनाइजेशन था, संगठन था, एक उच्चतर शासन स्किल थी, योग्यता थी, और उनमें एक उच्चतर देशभक्ति थी, जिसके आधार पर उन्होंने भारत को अपने अधीन किया। तीसरी चीज, ब्रिटेन के साम्राज्य की, सम्राट की तो प्रशंसा करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश नौकरशाही थी, ब्रिटिश नौकरशाही, उसकी उन्होंने क्या की, आलोचना की। उन्होंने कहा कि सारी जो पावर है वह ब्रिटिश नौकरशाही के पास है, और ब्रिटिश नौकरशाही में भारतीयों की जो सहभागिता है वह बहुत कम है, उपेक्षणीय है। इसलिए नौकरशाही जो है अपने को, जो आम जनता के दुख तकलीफ है उनसे अपने को जोड़ नहीं पाती, वह केवल कानून के हिसाब से चलने की कोशिश करती है। तो इसकी उन्होंने आलोचना की। चौथी बात जिसको गांधी ने एक्सेप्ट किया, साध्य व साधन की पवित्र। गोखले ने बार बार इस बात पे बल दिया कि हमारा न केवल साधन श्रेष्ठ होना चाहिए, हम न केवल साध्य श्रेष्ठ होना चाहिए, बल्कि साधन में श्रेष्ठ होना चाहिए, दोनों अच्छे होने चाहिए। और साध्य के हिसाब से स्वशासन इनका साध्य था, और संवैधानिक जो आंदोलन होता है, साध्य क्या था, स्वशासन, और तरीका क्या था, संवैधानिक आंदोलन। हिंसा नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, संवैधानिक यानी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हुए हम क्या पाएंगे, सेल्फ रूल पाएंगे। ये कहना था किसका, गोपाल कृष्ण गोखले का। लेकिन वो ये भी देख रहे थे कि 2 फ्रंट पे काम करना और जरूरी है। एक तो क्या है, जातीय भेदभाव, और दूसरी शिक्षा, जिसमें स्त्री शिक्षा भी शामिल है। जातीय भेदभाव उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी भयानक बात है कि सभी लोगों का तो शरीर एक जैसा है, सबके पास मस्तिष्क है, सबके पास हृदय है, और यह एक जैसा है। तो जब शरीर से, आत्मा से, मन से, मस्तिष्क से, हृदय से सभी एक हैं, तो फिर ये छुआछूत कहाँ से आ गई, भेदभाव कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा इस भेदभाव को दूर करना होगा, नहीं तो भारत एकीकृत नहीं हो पाएगा, संगठित नहीं हो पाएगा। वो समझ रहे थे कि फूट के कारण ही हम गुलाम बने हुए हैं। और इसमें उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी उस पर भी बहुत बल दिया। उन्होंने कहा कि ये सबसे विकट समस्या भारत की क्या है कि धार्मिक आधार पे हिंदू और मुस्लिम में विरोध है, ये 2 आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये धार्मिक एकीकरण यहाँ होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, और प्लस
जाति भेदभाव दूर होना चाहिए, तब भारत का उद्धार होगा। और साथ ही उन्होंने एजुकेशन के बारे में कहा कि जो बड़ौदा स्टेट जो गुजरात में है इस समय, बड़ौदा, वहाँ के शासक ने, नरेश ने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन को लागू किया था। गोखले कहते हैं कि 6 से 10 साल की उम्र वाले बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी दिया जाना चाहिए, ये सार्वभौमिक होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, वो इतना भी जान जाए यदि लिखना पढ़ना, तो गोखले बहुत अच्छी बात करते हैं कि किसी भी दिन साक्षरता निरक्षरता से बेहतर है। तो बच्चों को पढ़ाना प्राइमरी जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो यही चाहते थे कि केवल प्राइमरी एजुकेशन लोगों को मिल जाए। वो चाहते थे कि नहीं, शिक्षा में प्राइमरी और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा दोनों मिले। लेकिन इसमें भी उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा क्या है, स्त्री शिक्षा अनिवार्य है, इस पे हमें बल देना चाहिए। तो पूरे समाज को लेकर के चलने की बात उन्होंने की, और इसके लिए वे बारंबार कोशिश करते रहे। वे कभी भारत, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पैर उनका भारत में रहता था तो दूसरा पैर इंग्लैंड में रहता था, ब्रिटेन में रहता था। उदाहरण के लिए जैसा आपने देखा कि 1897 में वे पहली बार ब्रिटेन गए, फिर 1905 में गए, 6 में गए, 8 में गए, 12 में गए, 13 में गए और 14 में गए। और इस भाग दौड़ में उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया और अंततः 19 फरवरी 1915 में क्या हुआ, उनका निधन हो गया। ध्यान रखिए, अंत में ये चीज ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु गोविंद रानाडे हैं। तो रानाडे, गोखले और महात्मा गांधी। तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ विचार। उम्मीद है आपके लिए लाभदायक होगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।